क्वेश्चन है कि हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे, तथ्यों की, कि जैसा मन है तथ्य वैसे ही देख लेता है। दो तरीके से लड़की जा रही है तो चोर है, और अगर चोर नहीं है तो फिर वो ऐसी है, देवी है। तो लास्ट वीक जो हमारा डिस्कशन हो रहा था तो कह रहे थे फैक्ट्स को देखिए। मैंने भी लोनलीनेस से एक लाइट कोट करी थी कि go closer to the facts so that truth is revealed to you। वो सो ये फैक्ट्स क्या अलग हैं या एक हैं, तो कैसे है? बिल्कुल। तथ्य का अर्थ होता है पूर्वाग्रह से मुक्ति। तथ्य का अर्थ होता है ओपिनियंस से मुक्ति। हम सुजैन को पढ़ रहे थे, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात बोली थी। इफ यू वॉन्ट टू नो द ट्रुथ, जस्ट सीज टू होल्ड ओपिनियंस। जैसे जैसे तथ्य में से पूर्व नियोजित विचार हटता जाएगा, वैसे वैसे जो शेष रहता जाएगा उसको ही तथ्य कहा जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जो प्रतीत होता है, जिसका आभास होता है, जैसे जैसे उसमें से धारणाएं हटाते जाओ, फिर जो बचता जाएगा वही तथ्य है। और जब सब हट जाएगा तो यही जो तथ्य बचेगा ये सत्य होगा। आ रही है बात समझ में? तथ्य में धारणाओं का मिश्रण है, इस कारण तथ्य तथ्य नहीं रहा। धारणाएं हटती जाएंगी, तथ्य चमकता जाएगा। लेकिन ये साथ में और होता जाएगा कि जैसे जैसे धारणाएं हटती जाएंगी तथ्य छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको हम तथ्य कहते हैं वो धारणाएं ही होती हैं। तुम उसमें से छांटना शुरू करोगे कि चलो ये तथ्य है, अब जरा इसमें से धारणाएं हटाना शुरू करते हैं ताकि तथ्य शुद्ध हो सके, ताकि तथ्य जो है वो शुद्ध हो सके, पूर्वाग्रह रहित तथ्य देख पाऊं। तो तुम तथ्य में से धारणाओं को, एजम्पशंस को हटाना शुरू करोगे, और जैसे जैसे धारणाओं को हटाते जाओगे अंततः क्या पाओगे कि तथ्य बचा ही नहीं। तथ्य बचा ही नहीं। इसीलिए कह रहा था कि तथ्य के पास आओ ताकि दिखाई दे सके कि तथ्य है ही नहीं, और यही सत्य है। यही तो सत्य है। तथ्य के झूठेपन को जान लेना ही तो सत्य है। तथ्य होता ही नहीं है, हमारा धारणाओं का एक पिंड है जिसको हम तथ्य बोल देते हैं। उसके करीब आओ, उसको साफ करो, कुछ बचेगा ही नहीं। जितना कम बचे उतना अच्छा। We always take the help of facts only. और facts ये उससे कहते हैं look at the facts, facts don't lie. ये जब भी कहा जा रहा है बड़े सीमित संदर्भ में कहा जाएगा। ये जब भी कहा जा रहा है कि तथ्य झूठ नहीं बोलते, इसका संदर्भ बहुत सीमित रखना पड़ेगा। कोई आकर के यहाँ पे बोले
उदाहरण के लिए कि इस कमरे में कितने लोग मौजूद हैं, तो आप कह सकते हो कि इस कमरे में 15 लोग या 25 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, काम चलाऊ बात है, झूठ नहीं है, ठीक, सीमित संदर्भों में ठीक है, पर जीवन में ठीक नहीं है, जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन में फैक्ट सही होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो पहले मानना पड़ रहा है ना कि ऑब्जेक्ट जैसा कुछ होता है। कोई आए और प्रश्न करे कि इस कमरे में कितने शरीर बैठे हुए हैं, आप बता दोगे 20। कोई धीरे से एक चींटी बोलेगी, अगर तुम शरीर हो तो सीमित संदर्भ में आपने सही जवाब दे दिया कि इस कमरे में 20 शरीर बैठे हैं। यदि तुम शरीर हो तो तुम देख ही नहीं पाए कि तुमने अजम्पशन क्या लिया था, क्या था तुम्हारी मान्यता कि तुम शरीर हो और ये कमरा है। शरीर क्या होता है तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है, और तुम क्या होता है ये भी तुम्हें पता है। और यहीं से साइंस और स्पिरिचुअलिटी में डिस्टिंक्शन निकलता है, तथ्य से या सत्य की तरफ। अंतर समझ में आ रहा है ना? तथ्य ऑब्जेक्ट्स को तो गिन लेगा, यदि ऑब्जेक्ट हो तो। बट सर, जो साइंस है, मटेरियल साइंस, तो एक मटेरियल साइंटिस्ट बोलेगा कि इसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो वो बोलेगा कि बाय चॉइस मैं मेटाफिजिकल नहीं हो रहा हूँ, इट्स बाय चॉइस, एंड दैट assumption is a valid assumption because I'm making it I'm making it consciously. मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे इन तारों को पढ़ना है, इसीलिए एक मेटाफिजिक्स। तारे हो तो ना पढ़ोगे, पढ़ो तारों को, बेशक तुम्हें पूरी छूट है कि तुम तारों को नहीं, तुम कुछ भी पढ़ो, है क्या? है? तुम किस चीज की उधेड़बुन में लगे हो जो है ही नहीं? तुमने किस विषय पे इतनी पोथियां लिख डाली जो है ही नहीं, या कम से कम जिसका होना पक्का नहीं है, या कि इतना तो है ही कि जिसका होना किसी सीमा के भीतर है। तुम इतना भी स्वीकार कर लो कि ये मेरी सीमा है, ये जानता हूं, विनम्र होकर स्वीकार कर लो, उसके बाद भी अगर तुम कुछ करो तो भी चलेगा। पर अगर तुम कहो नहीं मैं तो सत्य खोज रहा हूं, फिर तुम बेकार की बात कर रहे हो, फिर तुम्हारा पहला कदम ही झूठ में है, तुम सत्य कैसे खोज सकते हो? मैटर की डेफिनेशन तो पहले ही बोलती है, इसको छू सकते हो, बिल्कुल, पहला कदम ही जिसने झूठ में रखा हो, सत्य क्या खोजेगा? जिसका पहला कदम ही मान्यता पर हो कि पेंडुलम है, वो क्या जानेगा सत्य को? जो ये आपका आमतौर का विज्ञान है, इसका तो पहला कदम ही झूठ में है कि पेंडुलम है। Let's assume and then let's investigate. बड़े भी होशियार हो तुम, कह रहे हो we are deeply for a rational inquiry but first we will assume। ये क्या बेहुदी बात है? लेट्स ऑल एग्री कि ये वाली साइड को ईस्ट बोलेंगे, हाँ, उसके बाद सन जो है ईस्ट से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं, पर क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक हाइपोथेसिस से निकला जाए और उस प्रोसेस के दौरान उस हाइपोथेसिस को बीच में लाया जाए, जो कि इनफैक्ट होता है मटेरियल साइंस में। वो आर्ग्यूमेंट में हाइपोथेसिस आता है और फिर एंड में उसी की मदद से फिर कंक्लूजन में निकलता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। क्या क्या मतलब? कहीं पर भी हाइपोथेसिस माना क्या?
कहीं भी हाइपोथेसिस माना, कहीं पर भी इतनी विनम्रता दिखाई कि मात्र हाइपोथेसिस है। तुमने तो लगातार यही कहा कि सत्य है। इफेक्ट के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो स्वप्न का माना जाता है कि स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हैं झूठ तो नहीं होता, सही ही होता है, पूरा दिखाई देता है, लेकिन क्या वो फैक्ट होता है? तो जब तुलना की गई है वैसे भी अध्यात्म में माया की, तो कहा गया है जैसे स्वप्न में जो कुछ देखते हैं वो सच होते हुए भी झूठ है, उसी तरह से आप जो भी अपने इंद्रियों से देखते हैं, जो आपको प्रतीत होता है, वह सत्य होते हुए भी झूठ है, तो वो फैक्ट नहीं रह जाता। और ये उदाहरण जो है इतना सटीक उदाहरण है, क्योंकि सपना करीब करीब सब हर आदमी देखता है, और देखने के बाद क्या कभी भूल जाता है, कभी याद रहता है, लेकिन जो सपना होता है क्या नहीं आता है वो सपना? तो क्या वो फैक्ट नहीं है? और अगर वो फैक्ट है तो फिर वो भी इंद्रियों को ही अनुभूति होती है। वो आपने स्वप्न में अनुभूति की, वैसे आपने जागृत अवस्था में अनुभूति की। तो ये कि जागृत अवस्था की भी जो अनुभूतियां हैं वो फैक्ट नहीं है। या यूं कहिए कि सारे फैक्ट ऐसे ही होते हैं, स्वप्नवत, कंटिंजेंट, डिपेंडेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे जीवन स्वप्न है। जैसे मैं क्या जीवन स्वप्न ही है। और मैंने सपना देखा, ठीक है, और तो दो सिचुएशंस हैं। सपना देखा और मैं उससे फैसिनेट हो गया कि मैं खो गया। I forgot that it was me in a particular situation of shape of my consciousness who saw the dream. मैंने देखा और मैं उसको स्टडी करने लगे। एक सिचुएशन है, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि तुम भूल गए कौन देख रहा है, और जो देख रहा है उसी से दृश्य भी बन रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखा, ये जाना कि मैंने देखा है, उसको एक डब्बे में रखा, ठीक है, क्योंकि अभी जिसने देखा है उसको जाना नहीं जा सकता है, उसको साइड में रख के और तब आगे बढ़े। कौन? वही जिसने सपना देखा है। सपना देखने वाले से कुछ अलग हो तब ठीक है तुम्हारी बात। सपना यदि तुमसे कुछ अलग वस्तु होती तो तुम्हारी बात ठीक थी कि अभी अलग रख दो और आगे बढ़ो। पर यदि तुम ही सपना हो, तो यदि वो सपना तुमसे अशेष कुछ हो ही ना, तो और वो तुम भी तो विभाजित है ना, वो बटा हुआ है। तो एक बटा हो चाहे ना बटा हो, सोते हुए आदमी से सपना कुछ अलग है क्या? तो वो कैसे कहे कि अभी सपना इधर रखो और आगे बढ़ो? कौन बढ़ेगा आगे? सपना ही तो है, और है कौन आगे बढ़ने के लिए? है कौन? तो साइंटिस्ट ये कहेगा कि जो मैं भी फील करता हूँ कि जो रीजन है, तो जो सपना देखा गया वो एक इमोशनल स्टेट में देखा गया, उसको मैंने साइड में रख दिया और रीजन के थ्रू ये देखा कि मैंने देखा था। अब उसके जो लिए बढ़ रहा है वो रीजन बेस्ड माइंड है। साक्षी भाव होना जरूरी है ना। उसका विज्ञान में कोई स्थान नहीं है कि हाँ भावुक मन था जिसने सपना देख लिया और मैं उस भावुक मन से इतर भी कुछ हूं। उसके लिए साक्षी भाव जरूरी है। पर तुम जब भावुक होते हो तो तुम भावुकता के अलावा भी कुछ होते हो क्या? लेकिन बाद में होते हैं सपना। बाद में कोई साक्षी तो नहीं होता, बाद में स्मृति होती है। स्मृति साक्षी तो थोड़े ही है। साक्षी भाव का एक उदाहरण दिया गया है उपनिषदों में कि एक पेड़ है, उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है उसका स्वाद ले रहा है, खा रहा है, कर रहा है, और दूसरा उसे देख रहा है। तो जो केवल देख रहा है वो साक्षी भाव है। यहाँ तो फिर भी चलो दो हैं, फिर भी दो है कि एक दूसरे को देख रहा है। पर ये ठीक ठीक समझ पाना कि अभी इस पेंडुलम का निर्माण मेरे ही द्वारा हो रहा है, इसकी विज्ञान में कोई जगह ही नहीं है ना। पहला ही कदम झूठ में है। ये मान ही नहीं रहे हो कि मैं ही तो पेंडुलम हूं। जैसे सोता हुआ आदमी ये मानेगा ही नहीं कि मैं ही तो वो सपना हूं।
पर तुम जानते हो कि सोते हुए आदमी में और सपने में कोई भेद नहीं होता। पर जो मॉडर्न साइंस का जो सीड था, अगर वो ये चीज समझ लेता कि जो पृथ्वी का जो मुझे आभास हो रहा है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इट्स नॉट कमिंग इनटू मी, इट्स प्रोजेक्टेड बाय मी, ये मेरे से ही निकल के आ रही है, तो फिर पृथ्वी को पढ़ता ही नहीं, फिर वो अपने आप को पढ़ने लगता है। नहीं, ये तुमसे किसने कह दिया? हो सकता है वो पढ़ाई वैसी ना होती जैसी आज है, हो सकता है मनुष्य की खोज तब दूसरी दिशाओं में होती, पर यह भ्रम भी तुम्हें क्यों है कि जिन दूसरी दिशाओं में फिर मनुष्यता गई होती वो इससे कम सुखदायी होती। बिल्कुल हो सकता है कि तब आदमी का जीवन कुछ और होता, ये पूरी दुनिया, इसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल दूसरे तरह से होती, ये समाज, सभ्यता, संस्कृति बिल्कुल अलग होते, आदमी की पूरी खोज ही कुछ और हो जाती, आदमी ही कुछ और हो जाता, बिल्कुल होता। पर तुम इस बात को इतना महत्व क्यों दे रहे हो कि फिर हमें कैसे पता चलता? ये बात तुम्हारे मन में गहरे बैठ गई है कि जो विज्ञान की किताबों में लिखा है उसके बिना आदमी की जिंदगी बेकार है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। तुम्हारे मन में ये बात गहरी बैठ गई है कि आदमी को ऐसा होना ही था और विज्ञान आदमी को आदमी बना रहा है। ना, ये कुछ ना खोजा होता आदमी ने तो कुछ और खोज लिया होता। तो चुप तो बैठता नहीं। सर इनफैक्ट विज्ञान तो आदमी को मशीन बना है, उल्टा है। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी नियत ही है कि तुम कार में चलो और कार के बिना मनुष्य का जन्म अधूरा है? अभी सोचने पर तुम्हें अकल्पनीय लगता है कि विज्ञान जो सुविधाएं दे रहा है उनके बिना आदमी जीता कैसे। वो तुम्हें अकल्पनीय इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद विज्ञान का उत्पाद हो। तुम्हारा जो मन है वो विज्ञान का उत्पाद है, इसीलिए वो विज्ञान को ही भगवान मान रहा है। विज्ञान ने सिर्फ कार नहीं बनाई है, विज्ञान ने वो मन भी बनाया है जो कार को महत्व देता है, भूलना नहीं। तो इसीलिए ये तर्क कोई दे ही ना कि यदि कार ना होती, यदि कंप्यूटर ना होता तो हमारा क्या होता। अरे जहां से कंप्यूटर आ रहा है ना, ठीक वहीं से कंप्यूटर को महत्व देने वाला मन भी आ रहा है। इन दोनों का निर्माण एक ही जगह हो रहा है। तो बिल्कुल ये मत सोचो कि यदि इस तरीके से खोजें ना हुई होती, तुम्हें अणु परमाणु का कुछ पता ना होता, बिजली ना होती, मॉडर्न मेडिकल साइंस ना होती, तो आदमी के जीवन में कोई कमी रह जाती। कि हवाई जहाज ना होता और रॉकेट ना होते तो आदमी के जीवन में कोई कमी रह जाती। ये बिल्कुल मत सोचना और बिल्कुल एहसान मत मानना कि फरिश्ते थे वो जो आकर के हमको बता गए कि परमाणु के भीतर क्या होता है। बिल्कुल उनके औ में मत आ जाना। तुम्हें बताया यही जाएगा कि ये देखो ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने आदमी को जीने की औकात दी, इन्होंने हमको रोशनी दी, इन्होंने हमें पंखा दिया, इन्होंने हमें बिल्डिंगें दी, इन्होंने सड़कें दी, इन्होंने बड़े जहाज दिए। बिल्कुल भी दब मत जाना। क्योंकि जो मन उनका एहसान मान रहा है वो मन खुद उसी विचार से आ रहा है जिस विचार से विज्ञान आता है। विज्ञान एक विचार है। क्या विचार है? विज्ञान क्या विचार है? कि ऑब्जेक्ट्स हैं और यही आखिरी बात है। विज्ञान ये विचार है। उसी विचार से वो मन आता है जो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स को पाना ही जीवन है, क्योंकि वही आखिरी चीज है। तो आज अगर तुम्हारा मन बीमारियों में और लालच में जीता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह विज्ञान है। आज अगर पूरी मनुष्यता गहराई से विकृत दिख रही है तो तुम देख नहीं रहे हो उसकी वजह क्या है।
कामना काहे की होती है? वस्तुओं की। और विज्ञान और कर क्या रहा है? नई नई वस्तुओं का उत्पादन। वस्तुओं के बारे में ही जानकारी, जैसे वस्तु ही परम महत्वपूर्ण हो। सबसे ज्यादा क्या कीमती है? वस्तु। तो हम अपना पूरा जीवन किसकी सेवा में लगा रहे हैं? वस्तु की। वो वैज्ञानिक को घुसा हुआ है अपनी प्रयोगशाला में, और वो क्या कर रहा है? वस्तुओं की खोजबीन। और एक चोर है, वो रात के अंधेरे में चोरियां कर रहा है और हत्याएं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो भी तो वस्तुओं की ही खोजबीन कर रहा है। दोनों में मूलतः क्या अंतर है? मूलतः क्या अंतर है दोनों में? नैतिकता को अलग हटा दो, नैतिकता की ही दृष्टि से दोनों में अंतर है। पारमार्थिक दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक वैज्ञानिक जो अपनी प्रयोगशाला में वस्तु को ही परम मान करके लगा हुआ है, और एक चोर और एक बलात्कारी जो व्यक्ति को भी वस्तु ही जानता है, इनमें आपस में कोई अंतर है नहीं। ये सब वस्तु के पुजारी हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स के पुजारी हैं। तो बह मत जाना कि इन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है और इनकी मूर्तियां लग रही हैं। ये हमारी नासमझी है। हमें दिखाई भी नहीं पड़ता कि जिस समाज में चिकनी चिकनी चीजें और बढ़ेंगी, उस समाज में बलात्कार बढ़ना ही बढ़ना है। जो समाज वस्तु आधारित होगा, वहां लालच बढ़ना ही बढ़ना है, वहां ईर्ष्या, द्वेष, राग बढ़ने ही बढ़ने हैं। ये आपके सामने कंप्यूटर रखा है, आप इसको देखिए और आप अपनी शक्ल को देखिए। क्या दोनों ही एक ही चीज नहीं हो जाना चाहते? सुंदर, चमकते हुए, चिकने चिकने। वस्तुएं हैं। और ठीक वो जैसे ज्यादा से ज्यादा सूचना अपने में रखना चाहता है, आप खुश हो जाते हैं। अच्छा, 1000 GB की हार्ड डिस्क, ठीक उसी तरीके से आप उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जिसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सूचना है। आप तो उसको इन्फॉर्म्ड भी नहीं, आप उसे इंटेलिजेंट बोलना शुरू कर देते हो। आपने तो इंफॉर्मेशन को ही इंटेलिजेंस भी मान लिया है। तो जो समाज इस कंप्यूटर को महत्व देगा, वो सूचना को भी महत्व देगा। वो फिर बोध में नहीं, वो ज्ञान में जिएगा, वो सूचना में जिएगा। वो चाहेगा अधिक से अधिक इकट्ठा कर लूं, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? इकट्ठा ही तो करता है। इकट्ठा करता है और पूर्व निर्धारित तरीकों से उसकी प्रोसेसिंग कर देता है। और इंसान और क्या कर रहा है आज? इकट्ठा कर रहा है, और जो कुछ इकट्ठा होता है पूर्व निर्धारित तरीकों से उसकी प्रोसेसिंग कर देता है। पैसा इकट्ठा हो गया, चलो अब छुट्टी मना के आ जाते हैं। कंप्यूटर भी तो यही करता है। डेटा इकट्ठा हो गया, चलो प्रोसेसिंग कर देते हैं। शरीर भी तो यही करता है। खाना इकट्ठा हो गया, चलो इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? हम जो विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, एक्चुअली हमें प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिफिकेशन से ही है। विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन तो बिल्कुल। छोटा सा एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे जिसका टाइटल ही यही है कि व्हेन द वर्ल्ड इज मटीरियल, वुमन विल बी अ थिंग। यदि जगत पदार्थ है तो स्त्री को भी वस्तु होना पड़ेगा, और स्त्री को ही नहीं, सब कुछ सिर्फ वस्तु ही होगा। यह विज्ञान ने दिया है आपको। विज्ञान ने आपको बताया है कि जगत पदार्थ है, और जब जगत पदार्थ है तो फिर सब कुछ वस्तु ही है ना। तो बहुत जल्दी नमन मत कर दिया करिए कि महान वैज्ञानिक थे, छुप गए। मैं बात को बहुत दूर तक खींच रहा हूं, पर मैं यह भी कहूंगा कि इन महान वैज्ञानिकों ने नर्क दिया है आपको। क्योंकि नर्क और क्या है? यह धारणा कि वस्तु ही सत्य है, यही तो नर्क है।
देखिए, ढूंढते रह जाएंगे आप, और संतों के नाम पर आपको राजमार्ग क्या गलियां भी नहीं मिलेंगी। समाज आपका ऐसा बन गया है जिसमें शांति पुरस्कार भी राजनेताओं को दिए जा रहे हैं, संतों को नहीं। संत से ज्यादा महत्व वैज्ञानिक को देना इस बात की निशानी है कि आप सत्य से ज्यादा महत्व पदार्थ को दे रहे हो। बात को समझिएगा। सूक्ष्म से ज्यादा महत्व स्थूल को दे रहे हो। जहां कहीं ये पाओ कि उद्योगपतियों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, नेताओं को महत्व दिया जा रहा है, वैज्ञानिकों को महत्व दिया जा रहा है, पर संतों को महत्व नहीं दिया जा रहा, उनकी कोई पूछ नहीं है, वही जान लेना कि नर्क है। नर्क और कुछ नहीं होता। एक उद्योगपति कोई किताब लिख देगा, वो 1000 रुपए की मिलेगी। कबीरवाणी 15 रुपए में मिल जाती है, गीता 5-5 में भी मिल जा रही है। इसी से जान लो कि तुमको विज्ञान ने क्या दिया है। तुम्हें विज्ञान ने ये स्थिति दी है। जहां वस्तु ही महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। विज्ञान का विरोधी नहीं हो, ये जो विज्ञान को ही तुम, मैं विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान को देखने का विरोधी हूं। विज्ञान में भी अगर गहराई से उतरा जाए तो चीजों की फ्यूटिलिटी दिख जाएगी, अगर गहराई से देखा जाए। नहीं, फ्यूटिलिटी तो तब आती है ना जब तुम उसमें मूल्यों को लाओ कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आप मूल्यों को भी नहीं लाते हो उसमें बीच में। ये प्रश्न ही कभी नहीं उठाते हो कि इज दिस इंपॉर्टेंट। ये तो प्रश्न ही विज्ञान में है नहीं ना। किसी वैज्ञानिक को ये प्रश्न पूछते सुना है क्या, इज दिस इंपॉर्टेंट? ये कहां पूछा जाता है? लगे हैं कोई आगे पूछे इज दिस इंपॉर्टेंट? ये कोई पूछता कहां है? उसको फिलॉसफी। नहीं, डोंट टॉक फिलॉसफी टू मी, आई एम इंक्वायरिंग द ट्रुथ। इज दिस इंपॉर्टेंट? और आप पूछोगे इज दिस इंपॉर्टेंट, तो वो बड़ी गंभीरता से आपको जवाब देगा, यू नो व्हाट, that mobile phone that you are using, that couldn't have been there without this. जैसे बड़ा एहसान कर दिया आपने हमें ये मोबाइल फोन दे करके। और विज्ञान को ये बड़ा गर्व है कि उसने हमें जानवर से इंसान बना दिया है, कि उसने हमें मोबाइल फोन दे दिया है, जिंदगी दे दी है। अगर हम बोर्डम के सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, रेजोल्यूशन बोर्डम ही निकल रही है। बोर्डम ही निकल रहा है और बोर्डम। बहुत बेईमानी की बात है ना। मैं प्रोसेसिंग स्पीड आपको और दूंगा। क्यों? जिसमें नया बिक सके।
नहीं, पर वो ये जवाब नहीं देंगे। सही नहीं। अभी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में एक भारतीय मूल के सीईओ बन गए। सत्य नडेला। उनसे पूछा किसी ने, वो कुछ बोल रहे हैं ऐसे वैसे ही बोलते हैं, एवरी सिंगल एम्प्लॉय इन दिस कंपनी इज देयर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। किस पागल खाने से आए हो? मूर्ख ज्यादा हो या मक्कार ज्यादा हो, पहले तय करो कि तुम मूर्खता की बात कर रहे हो या मक्कारी की। एवरी सिंगल एम्प्लॉय हियर इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये तो मानते ही नहीं है ना कि हम मक्कारियां कर रहे हो। कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है ताकि दुनिया और खूबसूरत हो सके। वो एमआई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इज दैट इम्पोर्टेंट? जितनी भी मॉडर्न इन्वेंशन है, एक्टिविटी इज दैट इम्पोर्टेंट। जैसे सबसे लेटेस्ट जो अभी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है, जैसे फेसबुक को मान लीजिए, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। फेसबुक से लेके हम टेलीस्कोप तक जा सकते हैं, और एक पैटर्न दिख रहा है कि ये जब होते हैं सोसाइटी में प्रेजेंट, तो एक ऐसी मानसिकता का निर्माण कर देते हैं कि इनका होना ही था। मतलब जैसे आदमी की बेहतरी आगे बढ़ रही है और उसमें, उस विकास यात्रा में ये सब हमें मिलते जा रहे हैं। उसका अगर चित्र बनाएगा तो ऐसे बनाएगा कि एक रोड है, उस रोड पर आदमी आगे बढ़ता जा रहा है, और रास्ते में उसे ये सब वरदान मिलते जा रहे हैं, माइलस्टोन्स हैं ये। और ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो जैसे कि विकास इसी को कहते हैं। हाँ, विकास इसी को कहते हैं, और हाँ। दूसरी कहानी मुमकिन ही नहीं है। और यही एक राह है जिस पर आदमी को आगे बढ़ना ही था, और कुछ हो ही नहीं सकता था। ये बिल्कुल वैसी सी बात है जैसे तुमसे कहा जाए कि जिंदगी ऐसे ऐसे जीनी है, नौकरी, बच्चे, घर, गाड़ी। वैसे ही विज्ञान तुमसे कह रहा है कि जिंदगी ऐसे ऐसे जीनी है। स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, आगे बढ़ रहे हो, मनुष्य की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। पर इसमें एक चीज है जो जिससे मैं थोड़ा अभी भी डिसएग्री कर रहा हूँ कि क्योंकि मॉडर्न साइंस जो शुरुआत, जो नींव रखी गई थी, वो फिर भी रिलेटिवली पॉजिटिव था आज के अगर उससे देखा जाए। लेकिन ये जब टेक्नोलॉजी, जो कैपिटलिज्म मिक्स हो गया इसके साथ, जब पूंजीवाद जुड़ा, और फिर जो ये जब टेक्नोलॉजी निकल के आई, अब फिर चीजें पिछले 20 साल में, अब एटलीस्ट हमारे कल्चर में तो चीजें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इट्स नॉट जस्ट 20 साल की बात नहीं है बेटा। नहीं, तुम्हें पता है सर, पूंजीवाद का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है कि चीजों को बेचना है पूरी तरीके से। आज से 300 साल पहले से जो तुमने कॉलोनियलिज्म देखा था, उसमें और स्टीम इंजन की खोज में बड़ा गहरा संबंध था। तो ये मत कहो कि पिछले 20 साल में हुआ है। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा ही इसीलिए हुआ क्योंकि स्टीम इंजन आ गया था। तो फैक्ट्री लग गई है जो कि बहुत माल तैयार कर सकती है, पर उस माल के लिए अब तुमको रॉ मटेरियल चाहिए ना। तुम्हारे पास कपड़ा बनाने की मशीन आ गई है, पर उसके लिए तुम्हें बहुत सारा क्या चाहिए? नील चाहिए। वो नील तुम्हें कहाँ मिलेगा? जहाँ पे लैंड। मैं कह रहा हूँ कि मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि तुम एक बात को समझ नहीं रहे हो अंशु। कैपिटल का मतलब है वस्तु, और विज्ञान का मतलब है वस्तु। नॉन कैपिटलिस्ट साइंस हो नहीं सकती। साइंस इटसेल्फ इज कैपिटलिस्ट, क्योंकि दोनों वस्तु परक है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि कोई ऐसा विज्ञान भी हो सकता है जो पूंजीवादी नहीं है, तो भ्रम में हो। मैं कह रहा हूँ कि जो हाई कैपिटलिज्म का आज का टाइम है, मैं कह रहा हूँ कि विज्ञान वासना का उतने हाई लेवल पे निर्माण नहीं करता। इट्स वासना से पहले वस्तु आती है।
मैं कह रहा हूँ कि इस विज्ञान वस्तु दे रहा है, लेकिन जो वासना जो बन रही है मास जहां वस्तु को महत्व दिया गया है उसी का नाम वासना है। विज्ञान वासना ही है। जहां तुमने वस्तु को महत्व दे दिया उसी का नाम तो वासना है। तुम यदि ये सोच रहे हो, लेकिन उसको प्रचलित करने का काम तो एडवर्टीजमेंट, कैपिटल, कल्चर, तुम उसी को प्रचलित करोगे जिसको तुम महत्व दोगे। एक बार महत्व दे दिया फिर प्रचलित भी करोगे। इस सब की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम्हें लगा था कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है। जब वास्को डिगामा निकल गया तो बहुत बाद की बात है, और पहले की बात कर रहा हूं मैं। जिस दिन मनुष्य की आंखों ने बाहर को ही सब कुछ मान लिया था, उसी दिन इस सब की शुरुआत हो गई थी। किसी कहने वाले ने कहा है कि मनुष्य के साथ ये दुर्घटना उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसकी सारी इंद्रियों ने बाहर देखना शुरू किया था। मन बड़े तर्क उठाएगा। मन कहेगा यदि विज्ञान ना हो तो फिर जीवन कैसा होगा, और तुम्हें बड़ी छटपटाहट होगी कि आदमी बंदर जैसा रहेगा क्या। पर याद रखना, ये छटपटाने वाला मन भी ये वैज्ञानिक मन है। ये भी उन्हीं प्रयोगशालाओं में निर्मित हुआ है जहां मोबाइल फोन बनते हैं। हम भूल कर जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि जो बेचने वाला है वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ माल तैयार करता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ अपना माल नहीं तैयार करता है, वो तुम्हारा मन भी तैयार करता है। क्योंकि उसके पास पैसा आए इसके लिए सिर्फ माल ज़रूरी नहीं है, उस माल की बिक्री भी ज़रूरी है। तो उसको माल ही नहीं तैयार करना, उसको मन तैयार करना है जो उस माल को खरीद सके। वस्तुएं नहीं, सपने बेचे जाते। वो एड्स देखी तो थी पूरी एक उस एड्स में बोलते भी तो हैं हम आपके सपनों को साकार करते हैं। दिस इज व्हाट विल मेक यू हैप्पी। उनको आकार देंगे। मोबाइल फोन बना दिया और उसे कोई खरीद ही नहीं रहा तो अब क्या होगा। इसीलिए एक सन्यासी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो कंज्यूम नहीं करेगा वो। और उसकी हत्या सबसे पहले वैज्ञानिक करेगा। वैज्ञानिक के पीछे बात को समझो, तुम्हारे मन में एक छवि है वैज्ञानिक के प्रति बड़े आदर की, इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। पर बिल्कुल यकीन मानना, दुनिया के सारे वैज्ञानिक संगठित हो जाएंगे जिस दिन उनके सामने सन्यासी आ जाएगा। सारे वैज्ञानिक संगठित होकर एक ही मांग करेंगे, इसको मार दो। वैज्ञानिक की भी जरूरत है या वो जो मन जो उस पे टिका हुआ है वही काफी है ना सर। इतना भी जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक हो, जो कंज्यूम कर रहा है वो भी आ जाएगा मान। वो बेचारा तो फिर भी इग्नोरेंट है, वो तो एक प्रकार से सिर्फ एक शिकार है। जो उस फैक्ट्री को चला रहा है वो उस शिकार से ऊपर है, और उस फैक्ट्री को चलाने के पीछे भी जो तर्क देने वाला बैठा हुआ है वो वैज्ञानिक है। ये जो चीज चुभ रही है वो ही चुभ रही है। मेरे को कुछ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे को ये चीज चुभ रही है कि अभी एक वैज्ञानिक मन और एक पूंजीवादी मन को हमने एकदम इक्वल टू कर दिया। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। तुम्हारे मन में एक छवि बैठी हुई है संत जैसे वैज्ञानिक की, इसीलिए अटक रहे हो, इसलिए अटक रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है हुए हैं कुछ लोग। नहीं, तुमने देखे नहीं है। पर वही जैसे जिसने कहा कि पृथ्वी गोल है, उसका क्या स्वार्थ होगा जब बाकी सब ठीक है। आप देखिए, स्वार्थ कहाँ से आता है। स्वार्थ विचार नहीं है, स्वार्थ दृष्टि का धुंधला होना है। स्वार्थ यही थोड़ी है। आप
दुनिया में इतने लोगों की बुराई कर देती हैं, उनका नाश कर देती हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ है क्या? स्वार्थ नहीं है, सिर्फ बेहोशी है। तो एक वैज्ञानिक मन में बेहोशी है, लेकिन एक पूंजीवादी मन में तो खुला एक्सप्लिसिट स्वार्थ है। और वो जो स्वार्थ है वो बेहोशी नहीं है, वो होश है। लेकिन वो उसमें वो उसका हाइटेंड स्टेट है। स्वार्थ और बेहोशी में कोई अंतर है? तुम अभी भी स्वार्थ में और बेहोशी में अंतर देख रहे हो। ये वैसा ही है जैसा कि कोई कहे कि घर वाले स्वार्थी थोड़े ही हैं, सिर्फ बेहोश है, तो इसलिए उनके साथ थोड़ा सा रियायत बरतनी चाहिए। बेहोशी बेहोशी है, और सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं, या तो होश की या बेहोशी की। तो एक बहुत बड़ा स्वार्थी बेहोश मन और एक छोटा स्वार्थी बेहोश मन में अंतर नहीं है। बड़ा और छोटा तो तुम कहीं पर बैठ करके बोल रहे हो। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैंने बड़ा सपना देखा, या सपने में बड़ा महल देखा, और किसी ने सपने में छोटी सी झोपड़ी देखी, तो तुम कहो देखो उसका सपना ज्यादा गहरा था क्योंकि उसने ज्यादा बड़ा महल देखा। ये तुम्हारा वैल्यू सिस्टम है जो महल को ज्यादा महत्व देता है, बस इसलिए तुम कह रहे हो कि उसका सपना ज्यादा गहरा था। अन्यथा बेहोशी तो बेहोशी है। कोई बेहोशी में हत्या कर देता है, तुम कहोगे बड़ा अपराधी है, और कोई बेहोशी में वस्तु को ही भगवान कह देगा, तुम कहोगे ये तो छोटा सा अपराध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दर्जे के अपराधी हैं, या ये कह लो कि दोनों में अपराधी कोई नहीं है, दोनों सिर्फ बेहोश हैं। देखो, वस्तुओं के बारे में जानने में अंशु कोई अपराध नहीं हो गया। अपराध इस बात में है कि तुम वस्तु को वस्तु कह ही नहीं रहे हो, तुम वस्तु को सत्य कह रहे हो। ये अपराध है। तुम सब कुछ करो, बस अपनी किताब के आगे एक पन्ना जोड़ दो, तुम्हें जो कहना है कहो, पर शुरुआत में पहले एक बात बोल दो। जैसे उपनिषदों में शांति पाठ होता है ना, वैसे तुम भी पहले एक बात कह दो कि ये सब कुछ बस मेरी धारणा है, ये सत्य नहीं है, फिर ठीक हो जाएगा। बच्चे को ये मत बताओ कि पेंडुलम है ही, पहले बता दो कि वो जो पेंडुलम जैसा दिख रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर ठीक। पर ये मत सोचना कि कोई कॉस्मेटिक चेंज है, ये जमीन आसमान का अंतर पड़ जाना है इस बात से। अब तुमने बच्चे को ये छूट दे दी है कि वो कहे कि देखो मुझे रुचि नहीं है, क्योंकि वो पेंडुलम पता नहीं है भी कि नहीं है। अब तुम उस बच्चे पर ये आक्षेप नहीं लगा पाओगे कि अरे तू पढ़ नहीं रहा। बच्चा कहेगा जब अभी पक्का ही नहीं है कि है नहीं, ये पक्का ही नहीं है तो नहीं पढ़ रहा, तो कोई अपराध तो नहीं हो गया ना। आप अपनी प्रयोगशालाओं में करिए जो आपको करना है, लेकिन उस प्रयोगशाला के बाहर लिख दीजिए कि यहाँ काल्पनिक काम होते हैं। इस किताब की सारी बातें काल्पनिक है, इसका सत्य बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों से पहले वो लिख दिया जाता है कि इसके सारे चरित्र और बातें काल्पनिक, इनका सत्य से कोई संबंध नहीं है। आप भी अपनी प्रयोगशाला के बाहर ये सब लिख दीजिए, फिर करिए जो करना है। या कम से कम इतना लिख दीजिए कि इसका सत्य से संबंध संदिग्ध है। इतना तो लिख दो कि पक्का नहीं है कि इसका सत्य से कोई संबंध है कि नहीं है। संदिग्धता तो तुम मान लो, तुम संदिग्धता भी नहीं मान रहे। तुम में इतना गहरा दंभ है कि मैं सब कुछ तोड़ तोड़ के आखिर में एक सत्य तक पहुंच जाऊंगा। तो सत्य तक ही मेरा जंक्शन रॉन्ग। नहीं, पर वो उल्टा रहा है। विज्ञान धर्म को ही संदिग्धता का वो कर रहा है। करोगे ही जब वस्तु सत्य है, तो वस्तु से परे कोई बात जो होगी उसको तो तुम पागलपन ही कहोगे ना। सर तभी ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, ये वैल्यूज होती हैं, जो मतलब कंपैशन और ये जो होते हैं ना, ऑनेस्टी, ये सब दिखती नहीं है। ये सब सिर्फ वो एसेंस है, तभी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो
So social sciences are also going on a similar way. 'Cause they're also सब एक ही मन से giving निकल रहे हैं और क्या है। a lot of importance to imagination and ऑब्जेक्ट्स। हाँ कि मैं उसको समझ रहा हूँ और हम दोनों की समझ सिमिलर। इस बात के जितने करीब जाओगे तुम्हें इसकी भयानकता उतनी दिखाई देगी। तो अपनी जिंदगी ऐसे आधारों पे निकाल रहे हो जो पूरी तरह से पागलपन के हैं और सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ खराब है जिसको निकाल करके बाकी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। वो सब कुछ एक ही है। तुम्हारी राजनीति और तुम्हारे विज्ञान में कोई अंतर थोड़ा ही है। राजनेता और क्या करता है, तुम्हारे सैनिक और तुम्हारे वैज्ञानिक में कोई अंतर थोड़े ही है। तुम्हारे मंदिर में और तुम्हारी लोकसभाओं में कोई अंतर थोड़े ही है। और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में वो लोग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इस पूरे भ्रम को बनाए रखने में, जो कहते हैं कि इसको ऐसा ही रखते हुए साफ किया जा सकता है। जो इस बात की पे अड़े हुए हैं कि दुनिया बेहतर बन सकती है, वो कहते हैं विज्ञान ऐसा ही रहे, व्यवस्थाएं ऐसी ही रहे, बस इन व्यवस्थाओं में कुछ भ्रष्टता आ गई है, उनको हटा दो। वो और धुर बेहोश हैं। आदमी के दुख का कारण वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि स्वयं व्यवस्था ही दुख का कारण है। वो कह रहे हैं नहीं, व्यवस्था दुख का कारण नहीं है, व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार है वो दुख का कारण है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटा दो, दुख हट जाएगा। ये और ज्यादा भ्रम में डालने वाले लोग हैं, ये जो भ्रष्टाचार विरोधी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको ये भ्रम देते हैं कि भ्रष्टाचार के हटने से दुख हट जाएंगे। और व्यवस्था अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है, व्यवस्था ठीक है, भ्रष्टाचार खराब है। ठीक हो ही जाएगा। भ्रष्टाचार में ये कहते हैं जो व्यवस्था जो बनाई गई है वो ठीक तरह से नहीं चल रही भ्रष्टाचार के कारण। वो ये नहीं कह रहे हैं कि व्यवस्था अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। जिस मन से व्यवस्थाएं निकल रही हैं वो मन ही भ्रष्ट है, आधार ही भ्रष्ट है। वो आपसे कह रहे हैं ना 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 ना, बाकी सब कुछ ठीक है, ये दो चार लोग जो घूस घूस ले लेते हैं इनकी वजह से दुनिया गर्हित है। टोटल को अगर पाना है तो फिर टोटल रिबेलियन भी चाहिए। ये सब नहीं चलेगा कि अपनी जिंदगी के एक हिस्से की काल्पनिक सफाई करके तुम टोटल को उपलब्ध हो जाओ। सब कुछ रिजेक्ट करना पड़ेगा। इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था, इनका विज्ञान, इनका मनोविज्ञान, क्योंकि ये सब झूठा है। इनकी पूरी शिक्षा, इनका आज तक का संचित ज्ञान, ये सब जब छोड़ना पड़ेगा तब टोटल रिजेक्शन, total rebellion, and then total realization. तुम ये नहीं कर सकते कि चाय में से दूध हटा दिया तो उससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। कि काली चाय पीन करके ऐसे नहीं हो पाएगा। टोटल छोटी छोटी सांकेतिक बातें कर देने से बात नहीं बनेगी। मन ही वो छोड़ना पड़ेगा जो इस समाज ने दिया है। वो पूरा मन ही छोड़ना पड़ेगा जो वस्तुओं में जीता है।
और उसके लिए ये जरूरी है कि हम इस शिक्षा को महत्व देना बंद करें। कोई सामने आ रहा है और वो पीएचडी है, तो भूलना नहीं कि काहे में पीएचडी हो। बेहोशी में झुक मत जाना। वो सारे मूल्य जो सिखा दिए गए हैं, देखो कि वो कितने नकली हैं, एकदम ही नकली हैं। शिक्षा, अनुभव, ज्ञान, इनकी सत्ता से इनकार करो। कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है ऊंची, उसकी सत्ता से इनकार करो। बेअदबी बहुत जरूरी है। कोई बहुत बड़ा दार्शनिक है, लेखक है, उसकी सत्ता से इनकार करो। बेअदबी बहुत जरूरी है। चौराहों पर जिनकी ऊंची ऊंची मूर्तियां लगी हैं, उनके सामने नमन करने से इनकार करो। जो बड़े नाम किताबों में तुम्हारे सामने परोस दिए गए हैं, उनको मजाक में उड़ाओ, ये बहुत जरूरी है। मजाक सिर्फ अहंकार से नहीं उड़ाया जाता। मजाक तब भी उड़ाया जाता है जब तुम्हें दिखाई देता है कि कोई चीज कितनी नकली है, तब भी वो चुटकुला ही बन जाती है। ये सब चुटकुले हैं। ये सब बड़े बड़े नाम जो तुम्हारे तरफ हैं, चुटकुले हैं। इनको चुटकुला ही जानो, इन्हें गंभीरता से मत ले लेना। महान तत्वशास्त्री, महान दार्शनिक, महान राजनेता, महान देवता, महान उद्योगपति, ये दो कौड़ी के नहीं है। इनकी खिल्लियां उड़ाना सीखो। जब तुम्हारे सामने कोई कहे अरे सब बड़े बड़े लोग वही बात कह गए हैं, तो बंदर की तरह मुंह बिसूर के नाचना सीखो। बड़े बड़े लोग। बेअदबी एक जवान आदमी को आनी चाहिए। अगर तुम्हें बेअदबी नहीं आती है, अगर तुम बदतमीजी करना नहीं जानते हो, तो तुम अभी जवान हो नहीं। पौधा जब खुलता है, बड़ा होता है, तो सर उठाता है, झुकाता नहीं है। प्रकाश की ओर बढ़ता है ना। बीज से बाहर निकलने का अर्थ ही यही है कि उसने सर उठाया। सर उठाना सीखो।